जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर स्टडी विद प्रभाकर सर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी 17 मई को उत्तराखंड का वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों। तो उसको लेकर के हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा करेंगे और उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का, उस सर्वे को हम लोग डीपली समझने का प्रयास करेंगे। और ये सर्वे दोस्तों इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस सर्वे से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इस डॉक्यूमेंट से पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिक डेटा होता है। उत्तराखंड सरकार के अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा नियोजन विभाग का जो एक डायरेक्टरेट है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, पब्लिश डेटा है, गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो हम लोग आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है इकोनॉमिक सर्वे और कैसे इसमें चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसका एग्जाम की दृष्टिकोण से कुछ ज्यादा महत्व है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप करेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण की एक विषय सूची है। तो इस विषय सूची को यदि आप देखें तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक बृहद सिंहावलोकन इसमें किया गया है। उसके बाद राज्य और आय के लोक वित्त की बात है, कराधान है, भाव संचलन है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्र हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डीपली चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र में। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां से प्रबल संभावना रहती है, क्वेश्चन अधिकांश यहां से फ्रेम होते हैं, जिसमें कृषि और गन्ना उद्यान के बारे में चर्चा होती है। पशुपालन, दुग्ध विकास उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। सहकारिता, कोऑपरेटिव बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। खाद्य और नागरिक आपूर्ति, इसको हम समझेंगे। वन और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था के जो 3 मजबूत पिलर होते हैं, जिसमें पहला पिलर होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरा पिलर होता है दोस्तों विनिर्माण का, और तीसरा पिलर होता है हमारा सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में हमारे विभिन्न सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे परिवहन एवं संचार को हम देखेंगे, पर्यटन और नागरिक उड्डयन की हम देखेंगे, बात करेंगे, बैंकिंग और संस्थागत वित्त की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे औद्योगिक विकास में, विद्युत और इन तमाम चीजों में हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ है। जल संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, जल संसाधन एवं प्रबंधन, क्योंकि उत्तराखंड में वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सड़क और रेल नेटवर्क को हम समझेंगे कि उत्तराखंड में कनेक्टिविटी कितनी महत्वपूर्ण है, और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग एक रेल प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और बहुत तेजी से तीव्र गति से इस पे काम चल रहा है दोस्तों। आगामी कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि हम कर्णप्रयाग तक रेलवे के माध्यम से यात्रा सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उद्योग को समझेंगे, श्रम और रोजगार को समझेंगे, ग्रामीण और शहरी विकास को हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिसमें पंचायती राज आएगा और आपका शहरी विकास और आवास की चर्चा होगी। ठीक, मानव विकास की हम बात करें तो उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, शिक्षा अति महत्वपूर्ण टॉपिक। स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, सतत विकास लक्ष्य, खेल और युवा कल्याण, समाज कल्याण, ऐसे क्षेत्र है दोस्तों जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है। आगे हम इनको डिटेल करेंगे और समझेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये शब्द संक्षेप है दोस्तों, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कई बार यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, पूरी की पूरी मुझे संभावना लग रही है, एक बार आपको याद होगा कि यूटीडीबी करके एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड लोअर पीसीएस में। ठीक है, 2021 या 22 में पूछा था, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, 21 या 22 में पूछा था कि यूटीडीबी में टी क्या है। तो ये यूटीडीबी क्या है दोस्तों, ये है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। तो इस यूटीडीबी में टी क्या है, तो वहां पे ऑप्शन में टूरिज्म भी था और भी ट्रेवल और कई सारे ऑप्शन थे। ठीक है, तो टूरिज्म उसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से इस बार सीसीएमपी, इसकी पूछने की प्रबल संभावना है दोस्तों। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे आप देखेंगे कि इसकी संभावना क्यों। सीसीएमपी को ध्यान रखिएगा, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये हमारा सर्वे का पार्ट है दोस्तों। थोड़ा सा हम देखेंगे
और ऐसे ही ये एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, ये पीडीएफ है इसकी और ये आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उस प्रकार से हम अपनी इस उत्तराखंड का जो 17 मई को होने वाला जो एग्जाम है, देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था UTDB, देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट आपके सामने है, देखा, UTDB उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये 2021-2022 के लोअर पीसीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कठिन है इसमें आप बताइए, क्या कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है, बस हमको एग्जैक्ट सोर्स की जानकारी नहीं है दोस्तों, उसके अभाव में चीजें जो है खराब हो रही हैं, तो हम चीजों को समझेंगे। अब दोस्तों एक बृहद सिंहावलोकन हम करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड 2000 से 2025 के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और 25 साल की जो यात्रा है हमारी उत्तराखंड की, इस यात्रा को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी 25 साल की यात्रा है, इस यात्रा में उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड की इकोनॉमी और फिजिकल इंडिकेटर जो है हमारे इकोनॉमी और फिजिकल इंडिकेटर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था और राजकोषीय सूचकांक। फिजिकल इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं राजकोषीय सूचकांक, फिजिकल इंडिकेटर। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसमें जीएसडीपी की हम बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम तुलना करें दोस्तों तो हम पाएंगे कि 2000 में जब हमारा स्टेट बना था, कौन सा स्टेट? उत्तराखंड। जब हमारा उत्तराखंड बना था तब से और अब तक की यदि हम तुलना करें तो इस तुलनात्मक अध्ययन में हम पाएंगे कि सन 2000 में उत्तराखंड की जो जीएसडीपी थी 14,501 से आज 3,81,889 करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग अगर हम तुलना करें 2001 से 2025 के बीच में, तो उत्तराखंड ने 26 गुना प्रगति करी है। कितनी प्रगति करी है दोस्तों? 26 गुना प्रगति हुई है किसमें? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। वहीं हम पर कैपिटा इनकम की बात करें दोस्तों, तो ये आंकड़े बताते हैं कि 2000 में जहां उत्तराखंड की आबादी की पर कैपिटा इनकम 15,285 रुपए थी दोस्तों, वो वर्तमान में 2025-26 में 2,73,921 पहुंच गई है। और इस पर कैपिटा इनकम में 18 गुना की प्रगति हुई है। कितनी प्रगति हुई है दोस्तों? 18 गुना की। जीएसडीपी में प्रगति हुई है 26 गुना, पर कैपिटा इनकम में प्रगति हुई है 18 गुना। ठीक है, आगे देखेंगे हम स्टेट बजट है हमारा, जो स्टेट बजट के साइज में कितनी प्रगति हुई है। स्टेट बजट जो था 2000 में 4,506 करोड़ रुपए का हमारा बजट था और 2025 में 1,01,175 करोड़ का बजट हमारा हुआ। और बजट की यदि हम तुलना करें तो इन 25 वर्षों की यात्रा में 22 गुना हमने बजट के आकार को बढ़ाया है और ये हमारे स्टेट के लिए बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट का एक पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने जहां पे 9.3 से हम 26.45 पहुंच गए मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज में। पहले जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान था वो केवल 9.3% था, वर्तमान में 26.45% के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उत्तराखंड की समृद्धि में एक बड़ा योगदान दे रहा है और इसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यदि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर एमएसएमई। ठीक है दोस्तों, एमएसएमई की हम बात करें तो इसमें 2000 से 2025 के बीच में लगभग 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्टार्टअप, जहां सन 2000 में जब हमारा उत्तराखंड बना तो एक भी स्टार्टअप नहीं था, वर्तमान में 2025 में लगभग 1100 एक्टिव स्टार्टअप हमारे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और स्टार्टअप स्टैंडअप योजनाओं जैसी स्टार्टअप स्टैंडअप जैसी जो योजनाएं हैं, यदि उनकी हम समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए ये योजनाएं वरदान साबित हुई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से रिवर्स पलायन जैसी एक बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। और जो पलायन का एक बड़ा मुद्दा हमेशा से प्रदेश के लिए रहा, प्रदेश की आबादी पहाड़ों से पलायन करके प्लेन्स की तरफ मूव कर जाती थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बड़ा मुद्दा होता था उसके पीछे,
जिस तरीके से पहाड़ की महिलाओं के ऊपर घर को चलाने का और घर के संचालन की पूरी जिम्मेदारी आ जाती थी, जिसको स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने बहुत हेल्प की है दोस्तों। और वर्तमान में हम आप देखें तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में एक भी स्टार्टअप सन 2000 के आसपास जब उत्तराखंड बना तो नहीं था, और आज वर्तमान में लगभग 1100 स्टार्टअप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ एमएसएमईज की बात करें तो 14,163 एमएसएमईज 2000 के आसपास थी सन 2000 में, और 2025 में ये बढ़ करके 79,334 बन गई, 5 गुना समृद्धि हुई है दोस्तों। जीआई टैग ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सन 2000 में हमारे पास एक भी जीआई टैग नहीं था, और वहीं 2025 में हमारे पास 29 जीआई टैग हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में 17 मई के लिए इसको याद रखिएगा। 17 मई को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29 जीआई टैग हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स हमारी बहुत बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, 3 गुना वृद्धि हुई है। 15,000 के आसपास हमारी रोड थी सन 2000 में, वहीं 2025 में 43,000 के आसपास अब पहुंच गए हैं। हेलीपोर्ट्स की अगर हम बात करें, जो हमारे हवाई अड्डे जो है, जो हेलीपोर्ट जो है, हवाई अड्डा तो नहीं कहेंगे, हेलीपोर्ट की यदि हम बात करें तो 2000 में एक भी नहीं था, और 2025 में हमारे पास 7 हेलीपोर्ट है। हम देखेंगे आगे फ्लाइट की कनेक्टिविटी, नंबर ऑफ एयर पैसेंजर। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़े आंकड़े हमको दिखाते हैं कि 25 साल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड ने किस हिसाब से प्रगति की है। ठीक है, पावर की यदि हम बात करें तो पावर कमर्शियल एंड ट्रांसमिशन लॉस, ये देखिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। सन 2000 में जहां 44% तक हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता था, 2025 में हम उसको रिड्यूस करके 14% पे लेकर के आए हैं। ट्रांसमिशन लॉस का मतलब होता है दोस्तों कि जब पावर जनरेट होती है, पावर जनरेट होने के बाद जब उसको पहुंचाया जाता है, लोगों के घर तक उसको सप्लाई करी जाती है, पावर स्टेशन तक उसको सप्लाई करी जाती है, तो बीच में ट्रांसमिशन के दौरान जो पावर, मान लीजिए 100 यूनिट पावर जनरेट हुई और पहुंचते पहुंचते 44% तक हमारा पावर लॉस होता था। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर 100 यूनिट हमने जनरेट करी तो 44 यूनिट तो हमारी रास्ते में ही गायब हो गई, खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कितनी यूनिट बची हमारे पास? मात्र 44 यूनिट हमारी वो हो गई, 44% हमारी खत्म हो गई, तो बची कितनी हमारे पास? 56%। आप समझ रहे हैं, तो लगभग आधी तो हमारी ट्रांसमिशन में ही खत्म हो जाती थी। तो उस ट्रांसमिशन लॉस को हम कम करके कहां तक ले आए हैं? 14.57% पे ले आए हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमारा 6 गुना बढ़ा है इन 25 वर्षों की यात्रा में, जो दिखाता है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, किस प्रकार से कमर्शियलाइजेशन हुआ है, कैसे उद्योगीकरण हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत तीव्र गति से 6 गुना बढ़ा है। ठीक है, तो इन 25 वर्षों की यात्रा है दोस्तों। एजुकेशन की यदि हम बात करें तो एजुकेशन में भी हमने बड़ी प्रगति करी है। ठीक है ना, ड्रॉप आउट रेशियो वगैरह में तमाम गिरावट आई है। नंबर ऑफ कॉलेजेस वगैरह हमारे बहुत बड़े हैं। 2000 में जहां हमारे पास 65 डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज थे, वहीं 2025 में 139 इनकी संख्या हो गई है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जहां 2000 में 3 थी, आज 2025 में हमारे पास लगभग 12 यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में हैं, जो उत्तराखंड की अपनी निजी यूनिवर्सिटीज हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये अलग अलग आंकड़े हैं, अब मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उससे फिर क्या है कि चीजें खराब होती हैं, और जहां जहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, ये सब प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हमारी दिखाई कि किस प्रकार से हमारा ग्राफ बढ़ा है, कहीं पे भी कोई गिरावट हुई नहीं है। हिमालयी राज्य है उत्तराखंड। होम स्टे एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, होम स्टे 5,751 होम स्टे 2025 में उत्तराखंड में विद्यमान है, जो कि एक बड़ी संख्या है। रिवर्स पलायन, रोजगार जैसे मुद्दों को टारगेट करने के लिए होम स्टे योजना, दीनदयाल होम स्टे योजना की शुरुआत करी गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और बहुत ही लाभकारी योजना ये रही, और ग्राउंड स्तर पर इसने जिस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव सोचे गए थे उस तरीके से इसने ग्राउंड लेवल पर अपना आउटकम दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हम देखते हैं ये सारे पॉवर्टी इंडेक्स में यदि हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जहां 2004-5 में हम 0.247 हमारे मार्क्स थे आउट ऑफ 1, 0 से 1 के बीच में इसमें नंबर दिए जाते हैं दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वहीं पर 2021 में जो लास्ट इंडेक्स जारी हुआ है, आप कहेंगे 2021 क्यों लिया गया? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं 2021 के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कोई डेटा नहीं आया है, तो जो सबसे लेटेस्ट HDI डेटा हमारे पास है वो 2021 का ही है, इसीलिए हम उससे तुलना कर रहे हैं। 2004-5 में जहां हमारे पास 0.247 मार्क्स थे, उसी में 2021 में हम इसको
0.672 पर पहुंचाया हमने, लगभग 2 गुना प्रगति करी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसका मतलब मानव विकास सूचकांक में हमने प्रगति करी है। जो हमारा मानव संसाधन है उसकी प्रगति उत्तराखंड में हुई है और ये मानव विकास सूचकांक स्पष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की यदि हम बात करें तो 5 गुना गति के साथ हमने इसको टारगेट किया है और इस जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इसको कम करने का हमने प्रयास किया है। जहां 40% के आसपास 2005 में पॉवर्टी थी, वहीं 2025 में गिर करके 6.92% हो गई है दोस्तों। उत्तराखंड रैंक एसडीजी में यदि हम बात करें तो 2024 में उत्तराखंड की फर्स्ट रैंक आई थी, 2021 में चौथी रैंक पर थे हम, 2019 में 9वें नंबर पर थे, 2018 में 10वें नंबर पर थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 8 सालों की यात्रा में 6 वर्षों की यात्रा में 10 से 1 स्थान पर हम पहुंच गए हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रगति दिखाता है। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड का प्यारा सा मैप है दोस्तों, मेरा प्यारा उत्तराखंड, जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप सबने इस मैप को भली भांति समझा होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो बेसिक पॉइंट्स ये हैं यहाँ पर कि तुलनात्मक अध्ययन इसमें दोस्तों किया गया 2020, 21, 22 को पृथक रखते हुए वास्तविक आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस टाइम पीरियड को क्यों लिया गया है? इस टाइम पीरियड को इसलिए लिया गया है दोस्तों क्योंकि ये कोविड काल का समय था। कब का समय था ये? कोविड का। तो इस कोविड के समय को रेफरेंस मानकर आगे हमने जो प्रगति करी उसको हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड की जो हमारी प्रगति की गति रही है वो 2022-23 से 25-26 के मध्य, ये तुलनात्मक रूप से हमने देखा कि कैसे कोविड से कौन से राज्य किस प्रकार से उबर पाए। भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि एक तुलनात्मक रूप से आप लोग अपने बजट में इस चीज को पेश करेंगे ताकि उससे हमें समझ में आएगा कि कोविड के बाद से किस प्रकार से राज्यों ने अपने आप को विदस्टैंड किया और दोबारा से उनको ट्रैक पर लाने का प्रयास किया। तो उस कोविड काल से यदि हम तुलना करें तो 2022-23 के मध्य उत्तराखंड की जो वास्तविक जीएचडीपी औसत वृद्धि दर रही है वो 7.2% रही है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी पीरियड में यदि हम देखें, यदि इस पीरियड की हम बात करें तो भारत की जो वास्तविक जीडीपी दर रही है वो 7.6% रही है और उत्तराखंड ने 7.2% की दर से यहां पर ग्रोथ करी है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट उत्तराखंड की इस आंकड़े से हमको मिलता है दोस्तों। और उसके बाद वास्तविक प्रति व्यक्ति वृद्धि की यदि हम बात करें तो 2022-23 से 25-26 के दौरान 6.1% रही है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक प्रति व्यक्ति वृद्धि, इसको आप ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति वृद्धि 6.1% और जो आपकी वो थी वास्तविक जीएचडीपी वो थी 7.2%। तो दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। वास्तविक प्रति व्यक्ति जो है ये है 7.2% और वास्तविक जीएचडीपी प्रति व्यक्ति जीएचडीपी वृद्धि की हम बात करें तो ये है 6.1%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्षेत्रीय योगदान की यदि हम बात करें तो आर्थिक वृद्धि के प्रमुख योगदानकर्ताओं का जो क्रम रहा, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, उससे कम किसका, उससे कम। तो सबसे ज्यादा जो योगदान रहा दोस्तों वो निर्माण क्षेत्र का रहा, उसके बाद व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्तरां और उसके बाद निर्माण क्षेत्र। तो ये तीनों का जो क्रम है, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है पहले नंबर इसको लिख देगा, दूसरा नंबर इसको लिख देगा, तीसरा नंबर इसको लिख देगा। तो ये गलत हो गया ना। तो ये आपको समझना है पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरे नंबर व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट, तीसरे नंबर पर हमारा निर्माण क्षेत्र। ठीक है ना। तो यद्यपि कुछ क्षेत्रों का परिचय योगदान घटा है तथापि अभी भी राज्य की वृद्धि संरचना के प्रमुख स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों ने प्रगति की है और उस प्रगति की यदि हम बात करें तो अलग अलग आंकड़े ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार ने अन्य क्षेत्रों में वृद्धि की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम राज्य की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक वृहद अवलोकन हम करते हैं दोस्तों। अब उसके बाद डीपली हम इसको आगे बढ़ाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में 24-25 में अंतिम अनुमान के अनुसार 6.5% की वृद्धि आंकी गई है। कितनी वृद्धि आंकी गई है दोस्तों? 6.5%। किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे दोस्तों 6.5% 2024-25 में। ठीक है, और उत्तराखंड की हम बात करें अगर तो उत्तराखंड में यदि हम देखें
तो राज्य की अर्थव्यवस्था ये है। राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024-25 में अंतिम अनुमान के अनुसार 6.44%। कितनी? 6.44%। भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है? 6.5% और राज्य के स्तर पर कितनी है? 6.44%। नेक टू नेक हम चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और उत्तराखंड एक अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों संरचनात्मक दृष्टि से हम देखें, प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय थी 2,50,736 थी और 2025-26 में 9.2% की वृद्धि दर्शाते हुए, कितनी वृद्धि? 9.2% की वृद्धि दर्शाते हुए प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 होने का अनुमान है। 24-25 में कितनी थी? 2,50,736 और इस साल में हमारी कितनी होने की उम्मीद है? 2,73,921। वृद्धि कितनी हो रही है? 9.25%। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना है। उसके बाद राज्य की आय और व्यय की हम बात करें दोस्तों, तो बहुत ज्यादा इसमें डेटा है, मैं आपको ऐसा डेटा नहीं बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो। हमें अभी टारगेट करना है 17 मई का जो हमारा एग्जाम है उसको लेकर के। ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक पॉइंट इसमें दोस्तों यहां पर आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में जीएसटी की परिधि से बाहर रखे गए वस्तु, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो जीएसटी की परिधि से बाहर हैं? तो उसमें एक है हमारा पेट्रोल, एक है हमारा डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस और शराब। इन 5 वस्तुओं को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा गया है। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस और शराब। क्या एटीएफ क्या होता है दोस्तों? एटीएफ क्या होता है? एटीएफ होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये वो फ्यूल है दोस्तों जो हमारी हवाई यात्राओं में, जो हमारे हवाई जहाज और इन सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। ये कुछ नहीं होता है, उच्च परिष्कृत संस्करण का केरोसिन होता है। केरोसिन को बहुत हाईली रूप से उसको परिष्कृत कर दिया जाता है तो वो एटीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो रेट होते हैं दोस्तों वो डायरेक्ट क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट रहते हैं। तो जब भी हमारी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट ऊपर नीचे होते हैं तो एटीएफ के रेट्स भी अप डाउन होते हैं और एटीएफ के रेट अप डाउन होने से डायरेक्ट इंपैक्ट हमारा जो हवाई यात्रा की जो टिकट्स हैं उन पर इसका असर दिखाई देता है। जो भी कंपनियां हैं जो एविएशन को मैनेज करती हैं उनके पूरे ऑपरेशन का लगभग 30 से 40% जो कॉस्ट होता है, पूरे एविएशन के ऑपरेशन का जो कॉस्ट होता है उसका 30 से 40% एटीएफ में खर्चा होता है। इसका मतलब जो है एटीएफ जो है एक मेजर पार्ट है किसका? एविएशन इंडस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि 5 वस्तुएं जो है जीएसटी की परिधि से बाहर है। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ 3 हो गए और आपका नेचुरल गैस 4 और शराब 5। इन पांचों को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये राजस्व संग्रह वगैरह है, इस पे हम बात करेंगे। इसमें आप देखिए पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य में कुक्कुट पालन क्षेत्र में निवेश और बड़े स्तर को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% सब्सिडी पर ऋण हेतु पूंजीगत व्यय पर लाभ दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में कितना है दोस्तों? 40%, मैदानी क्षेत्रों में 30%। किसके लिए? कुक्कुट पालन क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुक्कुट पालन क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत सब्सिडी पर ऋण हेतु पूंजीगत व्यय पर लाभ दिया जा रहा है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पर्वतीय क्षेत्रों में 40%, मैदानी क्षेत्रों में 30%। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीजें रही। उसके बाद हम देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ट्राउट क्या होता है दोस्तों? ये मत्स्य पालन होता है। तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत सरकार के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंतर्गत 2 जलाशयों में मॉडर्न फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। कितने जलाशयों में की जा रही है? तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा कि कितने जलाशयों में मॉडर्न फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो ये हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, उसके बाद
आपका सहकारिता क्षेत्र है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्टेट मिलेट मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण करने में उत्तराखंड राज्य देश में 6वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में उत्तराखंड 6वें स्थान पर है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण करने में उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो भी ऑप्शन रहेगा विकल्प में 6 पर आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद वर्षा जल संरक्षण योजना, अमृत सरोवर और अलग अलग प्रकार की हमारी योजनाएं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि चारधाम यात्रा के अंतर्गत हम बात करें, बद्रीनाथ में हमारे 16,60,000 श्रद्धालु, केदारनाथ में 17,68,000, गंगोत्री में 7,58,000, वहीं यमुनोत्री में 6,44,000 और हेमकुंड साहिब में 2,74,000। ठीक है, कुल कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए दोस्तों? तो कुल 51,04,000 श्रद्धालुओं ने 2025 में 4 धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। इसका क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा कहां पे दर्शन हुए हैं? सबसे ज्यादा हुए हैं दर्शन केदारनाथ में, ठीक है। केदारनाथ के बाद फिर दर्शन हुए हैं दोस्तों बद्रीनाथ में, ठीक। बद्रीनाथ के बाद फिर हुए हैं गंगोत्री और गंगोत्री के बाद फिर यमुनोत्री, ठीक। उसके बाद आपका हेमकुंड साहिब, ठीक है। यह क्रम पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ष 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप कौन सा क्रम सही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, इस क्रम को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड एप्लीकेशन विकसित किया गया है। ये काहे के लिए है? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स सिस्टम है। क्या है? अलर्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स टाइम का अनुसरण केंद्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये ऐप है दोस्तों, ये वन विभाग ने डेवलप करी है, फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड इसका नाम है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था होम स्टे के मामले में 5,700 कुछ होम स्टे उत्तराखंड में निर्मित किए गए हैं और उस होम स्टे के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्रारंभ किया गया है। और इसमें इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के निवासियों को होम स्टे निर्माण के लिए 50% या अधिकतम 15 लाख पूंजी का अनुदान, ठीक है ना, 50% और अधिकतम 15 लाख पूंजी का अनुदान दिया जा रहा है। और वहीं अधिकतम 50% या अधिकतम 1.5 लाख तक की ब्याज अनुदान दिए जाने की इसमें व्यवस्था है। ब्याज में कितना? अधिकतम 1.5 लाख, ठीक। और पूंजी में कितना? अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता इसमें करी जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पावर प्लांट्स को बहुत वरीयता दी जा रही है। कई जगह उत्तराखंड में इसको स्थापित किया जा रहा है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट पे 33,000, 66,000 और 85,800 रुपए की क्रमशः सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बैंक का ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राज्य में कुल 2,622 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है, जिसमें 46% ग्रामीण क्षेत्रों में, 24% अर्ध शहरी और 30% शहरी क्षेत्रों में। इसका सीक्वेंस पूछ सकता है दोस्तों। सबसे ज्यादा हमारी ग्रामीण में है, ग्रामीण के बाद कहां पर है? ग्रामीण में 46%, शहरी में 30%। तो ग्रामीण के बाद हमारा शहरी हो गया और उसके बाद अर्ध शहरी, ठीक है ना। अर्ध शहरी में 24% के आसपास है। कितना है? 24%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार मिलान करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। सर्वाधिक शाखाएं 1203 शाखाएं हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, 626 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में और 793 शहरी क्षेत्र में शामिल है। वहीं यदि हम बात करें कि इतने बड़े बैंक नेटवर्क के जाल में सर्वाधिक सबसे नंबर 1 पर कौन सा बैंक है, तो सर्वाधिक बैंकों की सूची में दोस्तों एसबीआई सबसे ज्यादा शाखा 444, वहीं दूसरे नंबर पर पीएनबी है जिसकी 296 शाखाएं हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर पर जिसकी 138 शाखाएं हैं। और इस प्रकार से ये उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग क्षेत्र में उत्तराखंड ने प्रगति के सोपान को हासिल किया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चार धाम योजना का सुदृढ़ीकरण और ये सारी चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा। और सीएसआर फंड के अंतर्गत केदारनाथ और अलग अलग क्षेत्रों में बद्रीनाथ धाम और इनके डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स आए हैं उनका यहाँ पर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, ये सिंचाई की व्यवस्था हमारी कैसे नलकूप और नहर और इनके माध्यम से कैसे सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप नोट करिएगा। राज्य में मैग्नेसाइट की 4 खदानें हैं, खदानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेसाइट की 4 खदानें हैं, लाइमस्टोन की 2 खदानें हैं, सिलिका सैंड की 1 है और खनिज सोपस्टोन की 173 खदानें मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं उपखनिज आरबीएम जो है रिवर बेस्ड मटेरियल, उसकी 190 खदानें वर्तमान में स्वीकृत है। ठीक है, तो खदानों की संख्या है, मैग्नेसाइट की 4 खदानें, लाइमस्टोन की 2, सिलिका सैंड की 1, सोपस्टोन की 173। ऑफिशियल डेटा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि और किस प्रकार से हम इस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अपने आने वाले एग्जाम में 17 मई का जो हमारा एग्जाम है वीडियो वीपीडीओ का, उसको टारगेट कर सकते हैं। एक बहुत नई परियोजना है, प्रोजेक्ट है दोस्तों, पहली बार जिक्र हुआ है सर्वे में, और वो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसको यूलिप परियोजना भी कहते हैं। इस योजना के लिए जो हमारी फंडिंग एजेंसी है, जो इस योजना में हमको फंड कर रही है, जो मदद कर रही है, वो कौन सी है दोस्तों? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट हमारी फंडिंग एजेंसी है और इतना फंड हमको दे रही है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई जगह इसमें काम चल रहा है दोस्तों। ठीक है, वहीं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यूलिप परियोजना, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमने देखा। उत्तराखंड योग नीति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड की योग नीति कब हुई? 2025 में। यही पूछ सकता है कि उत्तराखंड योग नीति कब स्वीकृत हुई, तो ये स्वीकृत हुई 6 जून 2025 को। ये डेट याद रखिएगा, ये अवश्य पूछेगा क्योंकि स्पेसिफिक डेट यहां मेंशन करी गई है। ठीक है दोस्तों, शासनादेश संख्या और ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, 6 जून 2025 इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड योग नीति के लिए। ठीक है, अलग अलग योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं जो उसके बारे में यहां बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि तीलू रौतेली पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2025-26, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तीलू रौतेली पुरस्कार कितनी किशोरियों को दिया जा रहा है? 13 किशोरिया महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2025-26 में। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बात करें तो 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। महिलाओं को इतना 13 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितनी है हमारी? 33। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2021 से सीपीजीजी 2015-16 से अवधि की सम्मिलित करते हुए पहला एचडीजी सूचकांक संकलन प्रकाशित किया, पहला था। तब से संस्था नियमित रूप से एचडीजी सूचकांक जारी कर रही है। इसको हमें देखना है और इसको समझने का प्रयास हमको करना है। ठीक है दोस्तों, खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में। अभी 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ, उसको भी अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आई है, उत्तराखंड राज्य द्वारा दिनांक 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इस आयोजन में उत्तराखंड ने 24 स्वर्ण पदक जीते हैं, 35 रजत पदक जीते हैं और 44 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों की यदि हम बात करें तो 103 पदक के साथ उत्तराखंड इसमें 7वें स्थान पर रहा। और वहीं यदि हम 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में वो 25 से 7वें पर उसने छलांग लगाई है। तो ये भारत की, ये उत्तराखंड की बड़ी प्रगति है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपना झंडा लहराया और उत्तराखंड को देवभूमि से खेल भूमि की ओर रूपांतरित करने में राष्ट्रीय खेलों ने बड़ी भूमिका निभाई। हमारे खिलाड़ी थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। 24 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 44 कांस्य पदक के साथ कुल 103 पदकों के साथ उत्तराखंड ने परचम लहराया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और चीजों को। ठीक है, स्टेट डेटा सेंटर में 110 विभिन्न एप्लीकेशन होस्ट की जा रही हैं, ये सब आप जानते हैं। अपनी सरकार पोर्टल है जिसमें सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उनको वन स्टॉप सेंटर के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद एक ये प्रोजेक्ट है दोस्तों भारत सरकार का नक्शा प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। नक्शा प्रोजेक्ट जो है वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शहरी भूमि का स्वामित्व की तर्ज पर संचालित नवीन योजना है, ठीक है ना। शहरी भूमि की सही पहचान की, ध्यान रखिएगा ये स्पेसिफिक है शहरी भूमि के लिए। यहाँ पे आपको फंसा सकता है कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण लिख देगा, शहरी और साथ में ऑब्लिक करके ग्रामीण, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो नक्शा प्रोजेक्ट है ये केवल शहरी भूमि के लिए है। शहरी भूमि की सही पहचान के साथ साथ हितबद्ध व्यक्तियों को उसकी भूमि संपत्ति का सही हक प्राप्त हो सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जगह इसको लागू किया गया है, 4 नगर निकायों में इसको लागू किया गया। कौन कौन से? भगवानपुर जो कि जनपद हरिद्वार में स्थित है, उसके बाद नरेंद्र नगर जो कि जनपद टिहरी का एक नगर निकाय है, किच्छा जो कि जनपद उधम सिंह नगर का एक निकाय है, और अल्मोड़ा जो कि जनपद अल्मोड़ा का एक निकाय है। और भारत सरकार के द्वारा इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। आप समझ रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। कौन कौन से? भगवानपुर, हरिद्वार में। ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार इन स्थानों को मैच करने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। भगवानपुर कहाँ है? हरिद्वार में है। नरेंद्र नगर टिहरी में है, कंफ्यूज मत होइए। कई बच्चे नरेंद्र नगर को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि नरेंद्र नगर हरिद्वार में पड़ता है या देहरादून में पड़ता है या टिहरी में पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र नगर की लोकेशन कुछ ऐसी है कि वो तीनों जगह से लगता है कि वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो टिहरी में स्पेसिफिक है नरेंद्र नगर, ध्यान रखिएगा। किच्छा ये जनपद उधम सिंह नगर में किच्छा पड़ता है। किच्छा भी हाल में चर्चाओं में रहा था, क्योंकि जब भारत सरकार ने 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी थी तो उसमें उत्तराखंड का एक स्थान था, खुरपिया नाम से था, खुरपिया फार्म, शायद किच्छा में ही वो लोकेटेड है। तो इस वजह से किच्छा उस समय चर्चा में था, तो हमने इसको पढ़ा भी था, देखा था। और अल्मोड़ा जो है जनपद अल्मोड़ा, ये तो आप भली भांति परिचित है, अल्मोड़ा जनपद का नाम भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक पोर्टल है आरसीएमएस पोर्टल। कौन सा पोर्टल है दोस्तों? आरसीएमएस पोर्टल, इसको ध्यान रखिएगा। आरसीएमएस पोर्टल, आरसीएमएस पोर्टल किसके लिए है दोस्तों? यह है राजस्व न्यायालयों के लिए। राजस्व न्यायालयों का जो कंप्यूटरीकरण है उससे संबंधित है आरसीएमएस पोर्टल, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि इसके माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिससे वादकारियों को अपनी भूमि संबंधित वादों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो जाए। कौन से वाद? भूमि संबंधित वाद, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से इसको कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा, अध्याय 1 हमने कंप्लीट किया, और अध्याय 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्य आय और लोक वित्त की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। अध्याय 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपने अलग अलग तरीके से चीजों को समझने का प्रयास किया होगा, और किस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग योजनाओं में अलग अलग डेवलपमेंट के साथ 25 वर्ष की विहंगम यात्रा करके उत्तराखंड ने किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में सोपान, एक उच्च सोपान हासिल किया है, और अपने डेवलपमेंट को इन ग्राफिकल इंडिकेटर्स के माध्यम से हमने देखा कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, कैसे हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, कैसे हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करी है, कैसे हमने पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति करी, कैसे हमने हेलीपोर्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रगति करी है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे एब्रीविएशन है, इनको आप देखिएगा, गो थ्रू होइएगा। इसमें 1-2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का जो सिंहावलोकन मैंने बताया, चीजें समझ में आई होंगी। कल हम राज्य के आय और लोक वित्त के इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण से आखिर किस प्रकार से सवाल फंसते हैं और कैसे हम इसको अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन हम यहाँ से हिट कर सकते हैं। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम हो, आप समझिए, चाहे वो वीडियो वीपीडीओ का जो आप एग्जाम दे रहे हैं इसकी बात आप करें, ठीक है, लोअर पीसीएस की आप बात करें, ठीक है, अपर पीसीएस की बात करें, लोअर पीसीएस, प्रॉपर पीसीएस हो गया, एसीएस की आप बात करें, ठीक है दोस्तों, आरओ एआरओ की आप बात करें, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं जहां से इस डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा और समझने का हमने प्रयास किया। अगली कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य के जो आय और व्यय का जो ब्यौरा है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो भी हमारे मित्र सहपाठी आगामी 17 मई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसको ठीक से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा, कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को टारगेट कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।